अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अब हम आपको बता रहे हैं जो साइकोथेरेपी हमने शुरू किया था तो उसको पार्ट फर्स्ट में जो है ना हमने बिहेवियरल साइकोथेरेपी और कॉग्निटिव साइकोथेरेपी वो हमने डिटेल से डिस्कस करवाया था। ओके, इसी पार्ट में हम जो है ना इंडिविजुअल साइकोथेरेपी, फिर इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी, फिर इसमें जो है ना साइको एनालिसिस और फिर कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी को डायरेक्टिकल बिहेवियरल थेरेपी, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिली साइकोथेरेपी और ग्रुप साइकोथेरेपी, ये सारी इस पार्ट में हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो चलते अपने लेक्चर की तरफ, लेकिन लेक्चर पे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसको फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करवाएं। इंडिविजुअल साइकोथेरेपी में हम करते हैं 1-on-1 सेशन होता है, मतलब एक थेरेपिस्ट होता है, एक उसके साथ पेशेंट होता है। Covers broad range of psychotherapeutic techniques which are usually done individually, single therapist working with a single patient। अब इसमें जो है ना कोग्निटिव थेरेपी भी आ सकता है, इसमें जो है ना बिहेवियरल थेरेपी भी आ सकता है जिसमें एक पेशेंट होता है और इसमें जो है ना एक थेरेपिस्ट होता है। ओके, 1-on-1 सेशंस को हम कहते हैं। इसमें सबसे पहले अगर एग्जांपल जो है ना वो साइको एनालिसिस या ये आते हैं अंडर द डायनामिक्स ऑफ साइकोडायनामिक के थ्रू अंदर ही आते हैं। तो ये साइकोथेरेपी या इंडिविजुअल साइकोथेरेपी की फिर क्या है, ये टेक्निक जो है ना हम इंडिविजुअल साइकोथेरेपी में यूज़ करते हैं। ओरिजिनली डेवलप बाय सिगमंड फ्रॉइड, अ सिस्टेमिक हिस्ट्री टू डिस्क्राइब अ सिस्टेमिक थ्योरी टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड ऑपरेशन ऑफ द ह्यूमन साइकी। अब ये जो है ना क्या है, इन्होंने ये जो सिगमंड फ्रॉइड है, इन्होंने साइकी की या माइंड की जो स्ट्रक्चर और ऑपरेशंस है उन्होंने ये एक्सप्लेन की है। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द करेक्टर स्ट्रक्चर दैट एम्फसिस ऑन सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एंड करेक्शन ऑफ डेवलपमेंटल लेग्स। अब ये जो सिगमंड फ्रॉइड है तो इनने क्या है, रीऑर्गेनाइजिंग ऑफ करेक्टर स्ट्रक्चर्स, जो आपके माइंड में जो नेगेटिव या माल एडाप्टिव थॉट्स होते हैं तो उसको रीऑर्गेनाइज करते हैं। मॉडिफाई पैटर्न ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड बिहेवियर। आपकी थिंकिंग, फीलिंग और बिहेवियर की क्या क्या पैटर्न्स है उसको मॉडिफाई करना, तो उसको हम क्या कहते हैं, रीऑर्गेनाइजिंग ऑफ स्ट्रक्चर को करेक्टर स्ट्रक्चर विद एम्फसिस ऑन सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एंड करेक्शन ऑफ डेवलपमेंटल लेग्स। अब ये जो रीऑर्गेनाइजेशन आप करते हो, अपनी थिंकिंग, फीलिंग्स, बिहेवियर को आप पैटर्नाइज करते हो, तो उसमें आप क्या करते हो, उसमें एम्फसिस किस चीज़ पे होता है, जोर किस चीज़ पे देते हैं कि सबसे पहले आपने सेल्फ अंडरस्टैंडिंग करनी है, अपने आप को पहचानना है। इसके बाद जो है फिर आप करेक्शन ऑफ डेवलपमेंटल लेग्स, जो आपकी डिलेज है, आपकी जो डिलेज है उस डिलेज को फिर आप करेक्ट करो, तो ये क्या होता है, फिर रीऑर्गेनाइजेशन होता है। फ्रॉम माल एडाप्टिव टू मोर एडाप्टिव, इसको हम रीऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ अनकॉन्शियस कंप्लेक्स, साइको एनालिटिक्स का या सिगमंड फ्रॉइड का सबसे अहम पॉइंट ये था कि आप अपने अनकॉन्शियस कंप्लेक्स को अंडरस्टैंड करो और उसको जो है फिर आप रीऑर्गेनाइज करो, रीपैटर्न करो उसको, तो आप उस कॉम्प्लेक्स को जो है ना ख़त्म कर सकोगे। ओके, अच्छा, अब साइको एनालिसिस में बेसिक कंसेप्ट इंक्लूड स्टेजेस ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। तो ये सिगमंड फ्रॉइड की डिफरेंट स्टेजेस थी। ओरल स्टेज था, एनल स्टेज था, पेरिक स्टेज था, जो उन्होंने डिटेल से वो स्टेजेस जो उन्होंने साइको सोशल जो थ्योरी था उसमें डिटेल से वो बताया था उन्होंने। ओके, अच्छा, फिर ये ना द स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस थॉट, दूसरा जो कंसेप्ट है साइको एनालिसिस में, तो वो जो कॉन्शियस और अनकॉन्शियस थॉट्स है उसको कंसेप्ट है। कॉन्शियस थॉट्स या जिसको हम प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी भी कहते हैं। प्राइमरी जो है ना हम अनकॉन्शियस थॉट्स को कहते हैं या इलॉजिकल या प्लेजर ओरिएंटेड होते हैं। पर सेकेंडरी प्रोसेस थिंकिंग वो होते हैं कॉन्शियस, लॉजिकल और गोल ओरिएंटेड। जो कॉन्शियस थॉट होते हैं उसको हम कहते हैं सेकेंडरी थॉट्स, प्राइमरी जो अनकॉन्शियस होता है। तो ये दूसरा कंसेप्ट है साइको एनालिसिस में हम यूज करते हैं। तीसरा कंसेप्ट क्या है, द स्ट्रक्चर ऑफ ड्राइव एंड मोटिवेशन है। ड्राइव और मोटिवेशन जैसा कि ईड हो गया, ईगो हो गया, सुपर ईगो। ईड आपको पता है अनकॉन्शियस माइंड होता है जो विश पे चलते हैं। ईगो जो है ना कॉन्शियस जो रियलिटी पे चलता है, और सुपर ईगो मोरालिटी पे चलते हैं, मोरल एथिकल स्टैंडर्ड पे चलते हैं। तो ये ईड जो है ना ये लोअर्स होते हैं और सुपर ईगो जो है ना ये हायर्स होते हैं। इन दोनों के दरमियान बैलेंस जो है ना फिर कौन करता है, वो ईगो करते हैं, जिसको हम रियलिटी भी कहते हैं। तो अब ये जो स्ट्रक्चर ड्राइव एंड मोटिवेशन होते हैं ना, ड्राइव क्या होते हैं, ड्राइव असल में जो है ना मोटिवेशन के लिए एक फ्यूल के काम करते हैं। फिर मोटिवेशन क्या करते हैं, मोटिवेशन एक इंजन का काम करता है जो आपकी बिहेवियर को ड्राइव करते हैं। तो आपकी बिहेवियर मोटिवेशन के थ्रू ड्राइव होते हैं, लेकिन मोटिवेशन के लिए फ्यूल कौन प्रोवाइड करते हैं, ड्राइव प्रोवाइड करते हैं। ओके, अच्छा, तो ये मोटिवेशन और ड्राइव जो है ये क्या होते हैं, ये स्ट्रक्चरिंग इसमें होते हैं साइको एनालिसिस में। ओके, ईड, ईगो, सुपर ईगो पे बेस करता है। तो ये तीन कंसेप्ट बेसिकली हम यूज करते हैं साइको एनालिसिस में। अब साइको डायनामिक क्या है, तो साइको डायनामिक का एक जनरलाइज टर्म है और साइको एनालिसिस एक स्पेसिफिक टर्म था जो हम यूज करती थी अनकॉन्शियस माइंड के लिए। अब साइको डायनामिक ब्रॉड जनरलाइज टर्म है, इसमें हम क्या कहते हैं, कंसेप्ट और एम्बेडेड इन साइको एनालिटिक थ्योरी। अब ये जो कंसेप्ट है साइको डायनामिक की, तो ये एम्बेडेड है साइको एनालिटिक थ्योरी की, क्योंकि
ये जो है ना, ये साइको एनालिटिक, ये इसके सब टाइप्स में आता है और ये इसकी अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंस होते हैं, लेकिन बाकी जो है ना दोनों में अनकॉन्शियस माइंड पे फोकस होते हैं। ओके, अब इसमें जो है ना क्या होता है, इट डज नॉट इन्वॉल्व रिजिड डिफाइंड टेक्निक्स दैट करेक्टराइज क्लासिकल एनालिसिस। तो जो क्लासिकल साइको एनालिसिस में हम रिजिड डिफाइनिंग टेक्निक्स यूज करते थे ना, तो साइको डायनामिक फिर इसका एक मॉडिफाइड फॉर्म आ गया। इसमें जो है ना हम रिजिड वो नहीं करते थे। ओके, अच्छा, इसमें फोकस ऑन अनकॉन्शियस माइंड एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर। इसमें जो है ना जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड्स होते हैं और इसके जो फिर इन्फ्लुएंसेस क्या होते हैं हमारी फीलिंग्स, थॉट्स और बिहेवियर में, तो वो हम किस चीज़ में स्टडी करते हैं, वो साइको डायनामिक साइकोथेरेपी में वो हम स्टडी करते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद आता है psychodynamic psychotherapy based on the idea of self exploration and self understanding often of the पॉसिबिलिटी फॉर चेंज इन पर्सनालिटी एंड बिहेवियर। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम जो है ना पर्सनालिटी और बिहेवियर के लिए जो पॉसिबिलिटीज है या सेल्फ अंडरस्टैंडिंग और सेल्फ एक्सप्लोरेशन सैंपल हम इसमें करते हैं, ओपन अप द पॉसिबिलिटी फॉर चेंज इन पर्सनालिटी एंड बिहेवियर। और इसी सेल्फ एक्सप्लोरेशन, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग से अब अपनी पर्सनालिटी और बिहेवियर में जो हम चेंज ला सकते हैं, पॉसिबिलिटी हम ओपन कर सकते हैं अपनी पर्सनालिटी में चेंज लाने के लिए, जब हम अपने आप को अंडरस्टैंड करें, अपने आप को एक्सप्लोर करें। ट्रीटमेंट आप ये क्या होते हैं साइकोडायनामिक में, हम पर्सनालिटी डिसऑर्डर के लिए, सेक्सुअल डिस्फंक्शन के लिए, सोमेटोफॉर्म के लिए, एंजाइटी डिसऑर्डर के लिए, माइल्ड डिप्रेशन के लिए हम यूज करते हैं। अब इसके भी डिफरेंट टाइप्स है साइकोडायनामिक की। इसमें सबसे पहले साइको एनालिसिस आता है जो हमने डिटेल से पढ़ लिया। दूसरा इसमें आता है एक्सप्लोरेटरी साइकोथेरेपी। एक्सप्लोरेटरी साइकोथेरेपी में क्या होता है, एम्स एट अंडरस्टैंडिंग मोटिवेशन एंड अनकॉन्शियस फोर्सेस। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो है ना हम अनकॉन्शियस फोर्सेस को अंडरस्टैंड करते हैं और अंडरस्टैंडिंग मोटिवेशन एंड अनकॉन्शियस फोर्सेस ऑन फोकस ऑन करंट लाइफ। इसमें हम करंट लाइफ पे फोकस करते हैं या प्रेजेंट पे हम फोकस करते हैं, और जो हमारे अनकॉन्शियस फोर्सेस होते हैं या हमारी मोटिवेशंस होती है तो उसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ये सिंपली सब टाइप होता है, इनसाइड ओरिएंटेड या डेप्थ साइकोथेरेपी बाद में हम पढ़ते हैं, तो उसके सब टाइप होते हैं। इसमें हम डीपली जाते हैं अपने इमोशंस में। द आइडिया दैट करंट प्रॉब्लम्स आर रूटेड फ्रॉम अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट्स और ट्रॉमा फ्रॉम आउट पास्ट। ओके, तो ये क्या होता है कि इसमें बेसिकली इसका आइडिया क्या होता है कि हमारी जो करंट प्रॉब्लम है, हमारी जो माइंड में चेंजेस आए, तो बेसिकली ये क्या होते हैं, ये हमारे जो अनकॉन्शियस माइंड में या हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंसेस है, तो उस पास्ट एक्सपीरियंसेस में कुछ अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स है और इस कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से जो है ना हमें ये प्रॉब्लम्स है। तो अब जब हम उस प्रॉब्लम या उस कॉन्फ्लिक्ट्स को हम ढूंढ निकालेंगे और उसको जो है ना फिर आप ठीक करोगी, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एक्सप्लोरेटरी साइकोथेरेपी कहते हैं। अच्छा, अब एक्सप्लोरेटरी साइकोथेरेपी के बाद दूसरा है सपोर्टिव साइकोथेरेपी। सपोर्टिव साइकोथेरेपी में क्या होता है, प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट एंड गाइडेंस टू क्लाइंट्स। इसमें क्लाइंट्स को इमोशनल सपोर्ट देते हैं, लिसनिंग ऑफ एंजाइटी थ्रू रीअश्योरेंस, एडवाइस, मॉडिफिकेशन ऑफ सोशल फैक्टर। तो ये क्या होते हैं, ये सारी की सारी सपोर्टिव साइकोथेरेपी में सैंपल इसमें ये कि आप क्या करते हो, आप सपोर्ट देते हो पेशेंट के। इट हेल्प द पेशेंट टू गेट थ्रू डिफिकल्ट सिचुएशन। इट इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू एनी अदर टाइप्स ऑफ एज साइकोथेरेपी। तो अब ये जितनी भी साइकोथेरेपी की टाइप्स है ना, तो इसमें ये सपोर्टिव साइकोथेरेपी जो है यूज होता है। जब आप और टाइप्स की साइकोथेरेपी करते हो ना, तो उसके लिए ये क्या होता है, ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है सपोर्टिव साइकोथेरेपी। उसके साथ साथ आप ये करते हो कि पेशेंट को आप सपोर्ट करो कि वो इस थेरेपी को जो है ना बर्दाश्त कर सके। ये शॉर्ट टाइम साइकोथेरेपी होता है। ओके, अच्छा, फिर फोर्थ नंबर पे है इनसाइड ओरिएंटेड साइकोथेरेपी। तो मैंने आपको पहले वाला एक्सप्लोरेटरी साइकोथेरेपी कहा, तो उस दोनों में हम बाद में डिफरेंस करते हैं। ये क्या होता है, ये बेस्ड ऑन साइकोडायनामिक कंसेप्ट पे बेस करता है, फोकस ऑन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, हियर एंड नाउ सिचुएशन। अब इसमें मेन फोकस क्या होता है, हियर एंड नाउ सिचुएशन बी शिफ्टिंग द फोकस फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट रियलिटी। इसमें हम सिंपली हियर एंड नाउ का मतलब है कि आप पेशेंट के प्रेजेंट पे आप फोकस करो कि अभी ये कौन से काम करता है, कौन सा नहीं करता, कौन से काम किस तरीके पे करता है। तो ये क्या होता है इनसाइड ओरिएंटेड पे, कि अब उसके जो है ना डीप उसमें चले जाओ कि इसमें माइंड में किया है, अभी ये परफॉर्म क्या करता है। द पेशेंट आर encouraged to achieve an intellectual understanding of the mainspring of their behavior that will assist in changing it as needed। इसमें क्या होता है, इसमें मेनली हम उसकी जो इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है उसी को इनकरेज हम करते हैं, उसी को हम एक्सप्लोर करते हैं। अब द मेन स्प्रिंग ऑफ देयर बिहेवियर दैट विल असिस्ट इन चेंजिंग इट एज नीडेड। जो उसकी इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग होता है ना, उसी को हम इनकरेज करते हैं और वो हम
डेवलप करते हैं ताकि उसी में जो चेंजेस दरकार होते हैं तो वो अपने बिहेवियर में वो चेंजेस वो कर सके। ओके, तो ये इनसाइट मतलब ये कि आप उसके अनकॉन्शियस माइंड में जाते हो, और अनकॉन्शियस माइंड में जब आप जाते हो तो उसी और उधर जो कॉम्प्लेक्स होता है उस कॉम्प्लेक्स को जो है ना आप चेंज करते हो, तो उसी के इनसाइट ओरिएंटेड। इसमें जो है ना दो है, एक एक्सप्लोरेटरी और एक इनसाइट है। इन दोनों तकरीबन सेम टू सेम है, ऑलमोस्ट इंटरचेंजेबल यूज होता है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये वाला इनसाइटेड है और ये जो है ना कि एक्सप्लोरेटरी। एक्सप्लोरेटरी ये स्पेसिफिक होता है, एक्सप्लोर अनकॉन्शियस कॉम्प्लेक्स एंड ट्रामा। इसमें जो स्पेसिफिकली हम अनकॉन्शियस कॉम्प्लेक्स और ट्रामा को वो एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन जो इनसाइट होता है इसमें हम जनरलाइज टू अनकॉन्शियस थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर, जितने भी थॉट्स आते हैं, जितने भी फीलिंग्स होते हैं, जितने भी बिहेवियर्स होते हैं, चाहे वो कॉम्प्लेक्स हो या नहीं हो, लेकिन उसी को हम जब स्टडी करते हैं तो उसको हम इनसाइट साइकोथेरेपी कहते हैं। शॉर्ट टर्म होता है और लॉन्ग टर्म होता है। ये टाइपिकली ये लॉन्ग टर्म होता है, ये एक्सप्लोरेटरी। फोकस ऑन करंट प्रॉब्लम्स, इसमें ये इनसाइड ओरिएंटेड में हम करंट प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं, और फोकस ऑन पास्ट एक्सपीरियंसेस जो हमारा एक्सप्लोरेटरी होता है ना, तो इसमें हम पास्ट एक्सपीरियंसेस पे फोकस करते हैं। ओके, तो इन दोनों के बीच में लिटिल बिट डिफरेंस है। अच्छा, इसके बाद जो है ना फिर इंटरपर्सनल थेरेपी है। तो जैसे कि हम इंडिविजुअल थेरेपी हमने पढ़ा, तो इसी के साथ साथ इंटरपर्सनल मतलब ये कि इसमें जो है ना हम इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पे फोकस करते हैं, बेस्ड ऑन द आइडिया दैट मेंटल इलनेसेस में रिफ्लेक्ट एंड एक्सप्रेस्ड इन प्रॉब्लम्स विद रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप के साथ जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, तो उसी पे फोकस करते हैं कि मेंटल इलनेसेस इसी रिलेशनशिप के प्रॉब्लम से आते हैं। एम्फेसिस वर्किंग ऑन इम्प्रूविंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ साइकोथेरेपी। इसमें हम सिंपली क्या करते हैं, इसमें जो है ना ये जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है उसके इम्प्रूविंग पे हम एम्फसाइज करते हैं। तो इसमें बेस्ड ऑन द आइडिया दैट आवर थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर शेप्ड बाय इंटरपर्सनल रिलेशन एंड बाय इंप्रूविंग इट वी कैन इम्प्रूव आवर मेंटल इलनेसेस। तो इसमें बेसिक आइडिया ये है कि हमारे जो थॉट्स है, फीलिंग और बिहेवियर है, ये क्या करते हैं, इसको इम्पेक्ट करता है हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। अगर हम इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को इम्प्रूव करें तो हमारी ये थॉट्स जो है ना ये इम्प्रूव हो सकते हैं, मेंटल इलनेसेस खत्म हो सकते हैं। अच्छा, अब जो है ना हमारे पास है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। अब ये जो है ना इसमें कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी इंडिविजुअल थेरेपी भी होता है, इंडिविजुअल और इंटरपर्सनल थेरेपी भी होता है, तो दोनों में आते हैं। ओके, अब कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में हम कॉग्निटिव एस्पेक्ट को, जो हमने कॉग्निटिव थेरेपी पढ़ा, और बिहेवियरल थेरेपी दोनों को हम कंबाइन करके उसको हम कहते हैं कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। ये इंडिविजुअल भी हो सकता है और ये इंटरपर्सनल भी हो सकता है। इसके बारे में हम डिटेल से, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी पे, तो उस पर डिटेल से बात करेंगे कि ये क्या है। सिंपली आपने इधर जान लिया कि कॉग्निटिव थेरेपी और बिहेवियरल थेरेपी जो हम इकट्ठा करते हैं उसको हम कहते हैं कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। ये ज्यादातर यूज होता है पैनिक डिसऑर्डर के लिए, जिसका एंजाइटी डिसऑर्डर का एक टाइप है, और इसमें जो है ना सीबीटी के 16 सेशंस अरेंज होते हैं एज इफेक्टिव, और ये जितने मेडिकेशन इफेक्टिव होते हैं ना, तो उतना इसका कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का ये सेशंस इफेक्टिव होते हैं, बेटर टॉलरेटेड होता है, और ये ड्यूरेबल इन रिस्पांस होते हैं। ओके, अच्छा, फिर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एंजाइटी डिसऑर्डर का टाइप है, तो उसके लिए भी सीबीटी के सेशंस अरेंज होते हैं, और इसमें हम क्यूज एक्सपोजर मतलब रिपीटेडली हम एक चीज को एक्सपोज करते हैं, एंड रिस्पांस प्रिवेंशन, और जो वो रिस्पांस जो क्या करते हैं, प्रिवेंट फ्रॉम इनवॉल्विंग कंपल्जन। और ये जो कंपल्जन होते हैं ना, बार बार कंपल्जन उसको आते हैं, तो उस कंपल्जन को हम प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं एज इफेक्टिव एज मेडिकेशन मैनेजमेंट। और ये सीबीटी भी इतना इफेक्टिव होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के लिए जितने मेडिकेशन इफेक्टिव होते हैं। ओके, तो ये सीबीटी का है। फिर इसके बाद आता है डायलेक्टिकल बिहेवियरल थेरेपी। अब ये जो सीबीटी का कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का मॉडिफाइड फॉर्म है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं डायलेक्टिकल बिहेवियरल थेरेपी। इसमें यही सीबीटी की टेक्निक्स यूज हुई है, लेकिन कुछ मॉडिफिकेशन इसमें आए हैं। ओके, वो मॉडिफिकेशन कौन से अभी हम पढ़ते हैं, डेवलप टू ट्रीट बॉर्डर लाइन पर। और ये सबसे पहले जब ये डेवलप हो गया डायलेक्टिकल बिहेवियरल थेरेपी, तो ये किस डिजीज के लिए, बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर के लिए। बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर में क्या होता है, इसमें जो है ना हमने पढ़ा था, ये डिटेल्स है कि इसमें अनस्टेबल रिलेशनशिप होते हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। इंसान का अपने बारे में जो सेल्फ इमेज होता है वो डिस्टॉर्टेड हो जाता है, इंसान इम्पल्सिव थॉट्स उसको आते हैं बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर में। तो इसी के लिए हम डायलेक्टिकल बिहेवियरल थेरेपी यूज करते हैं। अब द ट्रीटमेंट इटसेल्फ इज बेस्ड लार्जली इन बिहेवियरल थ्योरी विद कॉग्निटिव थेरेपी एलिमेंट। जो कॉग्निटिव थेरेपी एलिमेंट्स हमने पढ़ी ना, तो उसी के साथ साथ जो बिहेवियरल थ्योरी और कॉग्निटिव बिहेवियरल एलिमेंट्स थी, दोनों इसमें जो है ना क्या है, इन्वॉल्व है डायलेक्टिकल बिहेवियरल थेरेपी में। और इसके साथ साथ फिर हम पढ़ते हैं इनकॉर्पोरेट्स माइंडफुलनेस इसमें होता है, और प्लस एक्सेप्टेंस। ये दोनों एडिशन आ गई इसी डायलेक्टिकल बिहेवियरल थेरेपी में कि आप इसके साथ माइंडफुलनेस करोगे और एक्सेप्टेंस,
और एज अ सेंट्रल कंपोनेंट। ये एक्सेप्टेड माइंडफुलनेस जो है ये जिन से, जिन एक रिलीजन था, जिन बुद्धिज्म, और उधर जो है ना माइंडफुलनेस उधर क्या था, उधर प्रैक्टिस था फॉर पेइंग अटेंशन, अटेंशन के लिए जो है ना ये मेन प्रैक्टिस उधर समझा जाता था माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस क्या होता है, आप अपनी माइंड को फोकस करते हो एक चीज़ पे, ओके। माइंडफुलनेस में थेरेपिस्ट स्पेशली ट्रेंड, इसमें जो थेरेपिस्ट होते हैं स्पेशली ट्रेंड लोग होते हैं। पेशेंट हैज इंडिविजुअल एंड ग्रुप सेशंस होते हैं इसमें। फोकस ऑन सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर स्पेशली सुसाइडिलिटी, इसमें जो है ना ज़्यादातर सुसाइडिलिटी पे वो फोकस होता है, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर, क्योंकि बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी में मेजर वो होता है करेक्टर होता है सुसाइडिलिटी, तो इस पे बहुत ज़्यादा फोकस होते हैं। स्किल्स लर्न, इसमें कौन कौन से स्किल्स इन्वॉल्व होते हैं, तो कोर माइंडफुलनेस इन्वॉल्व होता है, इमोशनल रेगुलेशन, इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस एंड डिस्ट्रेस टॉलरेंस। तो ये ज़्यादातर ये वो चीज़ें हैं जो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के साथ ऐड हुई और इससे बन गया डायलेक्टिकल बिहेवियरल थेरेपी। इसमें स्पेसिफिकली जो है ना कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में आप चेंज करते हो बिहेवियर्स को, इसमें जो है ना चेंजिंग के साथ आप रिड्यूस करते हो, आप टॉलरेंस अपने आप में पैदा करते हो, स्ट्रेस टॉलरेंस अपने आप में पैदा करते हो, और माइंडफुलनेस जो है ना अपने आप में पैदा करते हो। बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, पर्सनालिटी डिसऑर्डर है बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर थ्रू द डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी सुपीरियर टू ट्रीटमेंट एज यूजुअल। अब ये जो है ना सुपीरियर टू ट्रीटमेंट एज यूजुअल पर रिड्यूसिंग पैरासोसाइड। अब इसी के थ्रू जो है ना क्या होता है डायलेक्टिकल बिहेवियरल थेरेपी ये सीबीटी से ज़्यादा इफेक्टिव होता है, किस चीज़ के लिए, रिड्यूसिंग पैरासोसाइड, मेडिकल सीवियरिटी ऑफ पैरासोसाइड, जो सीवियरिटी है उसको कम करने के लिए, एंड ट्रीटमेंट ड्रॉप आउट। और इसमें जो है ना आप ट्रीटमेंट ड्रॉप आउट, जो ट्रीटमेंट ड्रॉप आउट मतलब ये कि ट्रीटमेंट को फॉलो अप नहीं करता, तो उसी के लिए नंबर ऑफ इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन, और इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन को कम करने के लिए ट्रीटमेंट ड्रॉप आउट मतलब ये कि ट्रीटमेंट को ख़त्म करने के लिए। इसका सिंपल मतलब ये हो गया कि जब आप डायलेक्टिकल बिहेवियरल थेरेपी करते हो तो लोग फिर मेडिकेशन नहीं लेंगे, उसको आप टेक्निक्स बताओगे, किसी टेक्निक्स के थ्रू जो है ना आप सही हो सकते हो, ओके। तो ट्रीटमेंट ड्रॉप आउट उसको कहते हैं, नंबर ऑफ इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन जो है ना वो कम हो सकता है। तो ये क्या होता है, ये डायलेक्टिकल बिहेवियरल थेरेपी की वो क्या है पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है, ओके। अच्छा, इसके बाद जो है फिर आता है अदर टाइप्स ऑफ साइकोथेरेपी। इसमें ग्रुप साइकोथेरेपी तो अभी तकरीबन खत्म हो गया, इजी टॉपिक से। अब ग्रुप साइकोथेरेपी में क्या होता है, केयरफुली सिलेक्टेड पार्टिसिपेंट मीट्स एंड ग्रुप गाइडेड बाय ट्रेंड लीडर। अब इसमें एक ट्रेंड लीडर होता है और इसके साथ एक ग्रुप होता है। वो ग्रुप कौन सी लोगों का होता है, जिनके सारों के सारों को एक प्रॉब्लम होता है, तो उसका एक ग्रुप बनाया हुआ होता है। अब लीडर डायरेक्ट्स मेंबर इंटरेक्शन टू ब्रिंग अबाउट चेंजेस, मेंबर को डायरेक्ट करता है, उसके इंटरेक्शन प्रोड्यूस करता है, और उस इंटरेक्शन के बेस पे जो है ना उसे बताता है कि आपने कौन सी चेंजेस लाने अपने आप में। पार्टिसिपेंट गेट इमीडिएट फीडबैक, वो डायरेक्टली फीडबैक देते हैं लीडर को। पेशेंट में आल्सो हैव आउटसाइड इंडिविजुअल थेरेपी, और इसमें जो पेशेंट होता है ना लाजमी नहीं कि वो सिर्फ ये थेरेपी करो, उसी पेशेंट को जो है ना इंडिविजुअल थेरेपी भी हो सकते हैं आउटसाइड, ओके। अब इसमें दो किस्म की ग्रुप्स होते हैं, एक को हम कहते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, दूसरे को हम कहते हैं थेरेपी ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप भी ऐसे होते हैं कि इसमें कोई लीडर थेरेपिस्ट वगैरह नहीं होता, लेकिन कुछ बंदे अपने एक जैसे डिजीज के साथ लोग इकट्ठे होते हैं, और वो लोग क्या करते हैं अपने एक्सपीरियंस को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं कि एक कहते हैं मुझे ये प्रॉब्लम है, इसके साथ ये सोसाइटी है, दूसरा ये, तो उसी के बेस पे उस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। दूसरा थेरेपी ग्रुप ऐसा होता है कि इसमें लोग एक डिजीज़ के इकट्ठे होते हैं, लेकिन इसके साथ एक थेरेपिस्ट होता है, और वो थेरेपिस्ट उसको डायरेक्ट करता है कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना, तो इसको हम ग्रुप साइकोथेरेपी कहते हैं। अब ग्रुप साइकोथेरेपी में इनकम्पासेस थ्योरेटिकल स्पेक्ट्रम ऑफ थेरेपीज, इसमें थ्योरेटिकल स्पेक्ट्रम ऑफ थेरेपी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थेरेपी इसी ग्रुप साइकोथेरेपी के थ्रू आप कर सकते हो, जैसे कि सपोर्टिव हो गया, टाइम लिमिटेड हो गया, लिमिटेड सेशंस इसमें होते हैं, बाद में हम सीबीटी में डिटेल से पढ़ेंगे। कॉग्निटिव बिहेवियरल सीबीटी जो हमने उसमें आप ग्रुप साइकोथेरेपी कर सकते हो, साइकोडायनामिक में आप ग्रुप साइकोथेरेपी कर सकते हो, इंटरपर्सनल में, फैमिली थेरेपी में, या क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी में, तो ये सारों में जो है आप क्या कर सकते हो ग्रुप साइकोथेरेपी कर सकते हो। अब ये सारी किस चीज़ पे बेस करते हैं, बेस ऑन नॉन जजमेंटल एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग। ये जो ग्रुप साइकोथेरेपी होता है ना, तो इसमें फीलिंग्स को आप एक्सप्रेस करोगे, लेकिन वो नॉन जजमेंटल होगी, मतलब ये कि एक बंदा वो अपने आप बातें बता रहे हैं तो आप उसको जजमेंट नहीं करोगे, उसका हल अब निकालोगे, ओके। अच्छा, इसके बाद जो है फिर फैमिली साइकोथेरेपी, फैमिली थेरेपी में आप फैमिली पे फोकस करते हो। इंटरवेंशन टू अल्टर इंटरेक्शन अमंग फैमिली मेंबर्स एंड इम्प्रूव फंक्शन, फैमिली मेंबर में जो इंटरेक्शंस है, जो नेगेटिव इंटरेक्शन है उसको आप अल्टर करो और उसकी फंक्शन को इम्प्रूव करो। इंटरप्ट रिजिड पैटर्न्स दैट काजेस डिस्ट्रेस, उसके दरमियान जो रिजिड पैटर्न है जिसकी वजह से उनमें डिस्ट्रेस आते हैं, तो रिजिड पैटर्न जो है ना वो तरीके आपने उसमें ख़त्म करनी है। फैमिली सिस्टम थ्योरी, फैमिली यूनिट्स एक्ट एज
दो देयर हेमिस्टासिस मस्ट बी मेंटेन। अब फैमिली सिस्टम थ्योरी ये है कि फैमिली यूनिट इस तरह बिहेव करे एक दूसरे के दरमियान कि उसके दरमियान जो हेमिस्टासिस है, जो कंडीशंस होते हैं वो क्या होते हैं, वो बैलेंस्ड हो, वो स्टेबल हो। ओके, अच्छा, थेरेपी इसके लिए डिस्कवर हिडन पैटर्न एंड फैमिली हेल्प फैमिली मेंबर अंडरस्टैंड बिहेवियर। थेरेपी इसके लिए क्या करना है, आपने जो है ना उसके जो हिडन पैटर्न है उसको डिस्कवर करना है कि किस वजह से ये कॉम्प्लेक्स चल रहा है इन दरमियान, और उसकी आपने जो है फिर क्या करना है, अंडरस्टैंड बिहेवियर, और उसके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना है। उसके लिए जो है फिर मेनी मॉडल पर ट्रीटमेंट यूज होते हैं, जैसे स्ट्रक्चर फैमिली थेरेपी है, स्ट्रेटेजिक फैमिली थेरेपी है, सोल्यूशन फोकस थेरेपी है। तो ये सारे उसके लिए शेड्यूल एंड ड्यूरेशन ट्रीटमेंट फ्लेक्सिबल। अब इसमें जो आप शेड्यूल यूज करते हो या जो ड्यूरेशन आप यूज करते हो तो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, क्योंकि फैमिली होता है तो उसके आप एक फ्लेक्सिबल टाइम इसमें आप लोगे तो हेल्पफुल साबित हो सकता है। अच्छा, फिर इसके बाद आता है कपल थेरेपी। कपल थेरेपी में आप कपल पे, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप पे फोकस करते हो। डिजाइन टू मॉडिफाई इंटरेक्शन ऑफ पर्सन एंड कॉन्फ्लिक्ट, रिस्ट्रक्चर कपल्स इंटरेक्शन। इसमें जो कॉम्प्लेक्स होता है पर्सन की या हस्बैंड वाइफ को आप खत्म करना चाहते हो या उसको रिस्ट्रक्चर करना, जो नेगेटिव माल एडाप्टिव इंटरेक्शन होते हैं वो खत्म करते हो आप। मैरिज काउंसलिंग इसमें करते हो, डिफरेंट फ्रॉम थेरेपी, मोर लिमिटेड इन स्कोप। मैरिज काउंसलिंग, जैसा कि मैंने शुरू में आपको काउंसलिंग के बारे में बताया कि काउंसलिंग जो है ना वो थोड़ा सा लिमिटेड होता है, स्कोप उसकी लिमिटेड होता है एज कम्पेयर टू साइकोथेरेपी। तो इसमें मैरिज काउंसलिंग भी कर सकते हो, कैन बी विद कपल और इन ग्रुप। कैन बी विद कपल मतलब ये कि थेरेपिस्ट जो है ना एक कपल के साथ फिर दूसरे कपल के साथ, या ग्रुप में मतलब ये है कि दोनों कपल के साथ बाइक वक्त जो है ना वो कर सकती है, थेरेपी कर सकती है उसी। इंडिकेटेड व्हेन इंडिविजुअल थेरेपी फेल्स टू रिजॉल्व रिलेशनशिप डिफिकल्टी। अब इसमें जो है ना ये जो ग्रुप थेरेपी आप करते हो ना, तो ग्रुप थेरेपी आप तब करते हो जब आपके पास इंडिविजुअल थेरेपी फेल हो जाए, तो फिर आप दोनों को बुलाते हो, दोनों को बिठाते हो और उसको उसकी थेरेपी करते हो। थेरेपी गियर टुवर्ड एनेबलिंग ईच पार्टनर टू सी ईच अदर रियलिस्टिकली। थेरेपी के मेन पर्पस क्या होते हैं कि आप दोनों पार्टनर की बिहेवियर में ऐसी चेंजेस लेके आओ कि वो एक दूसरे को रियलिस्टिकली देख सके। ओके, इसके बाद जो है फिर आता है गेस्टाल्ट थेरेपी। गेस्टाल्ट थेरेपी में पर्सन जो है ना एज अ होल एनवायरनमेंट को देखते हैं, आप एज अ होल जो है ना पर्सन को देखते हो। पर्सन पीपल आर होल बीइंग इंटरेक्ट विद एनवायरनमेंट। होल पर्सन जो है ना वो एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है। क्लाइंट्स टू बी अवेयर ऑफ देयर थॉट्स फीलिंग्स, टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर एक्शन एंड एंगेज पॉजिटिव विद अदर्स। तो इसमें मेन पर्पस क्या होता है कि क्लाइंट जो है ना वो अपनी थॉट्स फीलिंग से बाखबर हो और क्या हो, वो दूसरों के साथ पॉजिटिव एक्टिविटी में हो, क्या हो, एंगेज हो। तो सिंपली इसको हम गेस्टाल्ट थेरेपी, गेस्टाल्ट थेरेपी मतलब इसमें एज अ होल पर्सन हम इन्वॉल्व करते हैं। इसके बाद जो है फिर ह्यूमनिस्टिक थेरेपी है। ह्यूमनिस्टिक थेरेपी में क्या करते हैं, फोकस्ड ऑन ह्यूमन एक्सपीरियंस। इसमें हम ह्यूमन एक्सपीरियंस पे फोकस करते हैं। फोकस ऑन हाउ इंडिविजुअल शुड इंक्रीज हिज पर्सनल ग्रोथ, फाइंड मीनिंग इन लाइफ एंड अटेन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो इसमें हम क्या करते हैं, फोकस ऑन हाउ इंडिविजुअल शुड इंक्रीज हिज पर्सनल ग्रोथ। सिंपली कि पर्सन जो है ना किस तरह अपनी ग्रोथ को मेंटेन कर सकता है, अपनी जिंदगी को किस तरह बामकसद बना सकता है, और अपने आप को या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को किस तरह वो अटेन करता है। तो ये क्या होता है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में हम सिंपली कहते हैं कि क्लाइंट इज एक्सपर्ट ऑफ हिज और हर ओन एक्सपीरियंसेस। क्लाइंट जो है ना अपनी एक्सपीरियंसेस का मालिक है, अपने आप को अच्छाई की तरफ भी लेके जा सकता है, अपने आप को बुराई की तरफ भी लेके जा सकता है। अपने बिहेवियर को जो है ना नेगेटिव से पॉजिटिव में भी चेंज कर सकता है और पॉजिटिव से नेगेटिव में भी चेंज कर सकता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर साइकोथेरेपी का। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल से पढ़ेंगे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी को, कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी क्या है, फिर उसके डिफरेंट फॉर्म्स क्या है। तो इंशाल्लाह उस लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।